नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं और 10 रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले आपको बताते हैं 10 बड़ी खबर कौन सी, जिस पर चर्चा करेंगे। नीट में चीट और एनटीए को नोटिस शीट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा है कि जवाब मांगा है कि परीक्षा की पवित्रता को किस तरीके से भंग कर दिया गया, इस पर आप जवाब दीजिए। इसके बाद उड़ीसा लिए चलेंगे, क्योंकि उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। 24 साल की बीजेडी सरकार अब पुरानी हो गई है। उड़ीसा में नवीन पुराने हो गए और अब बीजेपी का नया मुख्यमंत्री उड़ीसा को मिलने वाला है। शिवराज सिंह चौहान को आखिर क्यों मिला कृषि मंत्रालय, इस पर आज हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत सुयोजित तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक पत्र भी आया था इससे पहले मोदी का। शिवराज को चर्चा करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से केंद्र सरकार ने, यानी कि मोदी 3.0 ने टैक्स डिवोल्यूशन कर दिया, अलग अलग राज्यों को उनके हिस्से का पैसा पहुंचा दिया। किस राज्य को कितना पैसा मिला, आपको सब बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से मोदी सरकार 3.0 के तमाम मंत्री जो है अपने काम में जुट चुके हैं, कार्यभार सबने संभाल लिया है। साथ ही साथ इसके उलट आपको लिए चलेंगे रायबरेली, क्योंकि वहां पर जीत के बाद रायबरेली में राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और उनको धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश लिए आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के महाराज के सिर पर फिर से एक बार ताज सज गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट में शामिल हो गए हैं और इस बार की जीत भी कई मायनों में बहुत खास है। डॉक्टर मोहन यादव के भी मध्य प्रदेश में सरकार के 180 दिन पूरे हो गए। इस पूरे मौके पर मोहन यादव खुद मीडिया के सामने आए थे। रिपोर्ट कार्ड उन्होंने रखा है। क्या कुछ रही है 180 दिन के कामकाज की तस्वीर, वो आपको बताएंगे। और बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है उसकी जांच की आंच अब कांग्रेस तक आ गई है। कांग्रेस इस पूरे मामले में कैसे संलिप्त है, ये आपको समझाएंगे। और आखिरी खबर आपको बताएंगे कि अगर आप फेसबुक को स्क्रॉल करने वाले व्यक्ति हैं तो स्क्रॉल करना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि फेसबुक से डेटा लीक हो रहा है। ये सब कुछ आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शुरू कर रहे हैं 10 बजे 10 रिपोर्ट और सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा की, क्योंकि परीक्षा पवित्रता के साथ जुड़ी हुई चीज होती है। परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, दिन रात जगकर मेहनत करते हैं। और जब परीक्षा नीट जैसी परीक्षा हो, डॉक्टर बनने की परीक्षा हो, तो समझिए मेहनत कितनी बड़ी है। और लेकिन इन तमाम मेहनत पर जब यह समझ में आए कि नीट के द्वारा जिसके हिस्से की इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी है वही सवालों के कटघरे में आ जाए, तो फिर परीक्षा की अहमियत कितनी बच जाती है। नीट पर क्या हुआ है बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए से जवाब चाहिए। आपको बता दें कि जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, ठीक उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी किया गया था। दिन था 4 जून, लेकिन तब से विवाद शुरू हुआ तो खत्म होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। छात्र सड़क पर उतर आए। नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणामों में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। एनटीए पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट को लेकर के इतनी धांधली कराई है, और साथ ही साथ जो डेट चेंज किया, क्योंकि हम प्रदर्शन नीट के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ और साथ ही साथ अपने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ हमने एक बड़ा प्रदर्शन किया और देशव्यापी चल रहा है। शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए और इस मामले की पूरी जांच की जाए कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा दी जाए। नीट यूजी 2024 परीक्षा के खिलाफ दाखिल जिस याचिका पर सुनवाई हुई है, उसमें पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। साथ ही 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग भी की गई है। याचिका में दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। परीक्षा नीट की थी, इसलिए बवाल बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन ऐसी कोई नई बात नहीं है कि हिंदुस्तान में पेपर लीक हो जाए या फिर परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो जाए। ये कहानी तो बहुत नई है, लेकिन पुरानी कुछ हो गई है। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में पुरानी हो गई नवीन पटनायक की 24 साल की सरकार। बीजेपी अब उड़ीसा में सरकार बना चुकी है। 12 तारीख को नए मुख्यमंत्री जो है शपथ ले लेंगे। मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम कौन बन रहे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में है उड़ीसा की नई सरकार को लेकर। देखिए।
उड़ीसा में 24 साल बाद सरकार बदली है और इसी के साथ 24 साल तक बीजेपी का गढ़ रहने वाला उड़ीसा अब बीजेपी में हो चुका है। 4 जून को आए नतीजों के बाद बीजेडी का ये नवीन किला ढह गया और बीजेपी की आंधी में नवीन पटनायक की बीजेडी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। अब सूबे में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने उड़ीसा के नए सीएम का ऐलान भी कर दिया है। उड़ीसा में भी 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बीजेपी काम करेगी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए सीएम होंगे। इसके अलावा कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। 12 जून को शपथ के साथ उड़ीसा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने पार्टी विधायकों के साथ भुवनेश्वर में हुई बैठक में तीनों के नामों की घोषणा की और 12 जून को उड़ीसा सीएम शपथ लेने वाले हैं। अब जरा चलिए एक नजर मोहन चरण मांझी के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। कौन है मोहन चरण मांझी? मोहन चरण मांझी अब उड़ीसा के नए सीएम हैं। क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं मोहन चरण मांझी। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेडी की वीणा मांझी को 11,000 वोटों से हराया है। 2019, 2009 और साल 2000 में भी मोहन चरण मांझी विधायक रह चुके हैं। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब से जून 2024 तक वे 5 बार से उड़ीसा के सीएम रहे। 2009 विधानसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने भाजपा से 11 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ दिया था। साल 2000 और 2004 में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन की सरकार में थी। भाजपा ने इस बार 25 साल का पटनायक राज आखिरकार खत्म कर दिया। अब आइए जरा देखते हैं कि मोहन चरण मांझी के अलावा कौन से 2 नए डिप्टी सीएम हैं और उनका सियासी सफर कैसा रहा है। डिप्टी सीएम में एक नाम कनकवर्धन सिंह देव का है। कनकवर्धन सिंह देव बोलांगीर जिले के पटनागढ़ से विधायक हैं। बोलांगीर के राज परिवार से कनकवर्धन सिंह देव ताल्लुकात रखते हैं। साल 2000 से लेकर 2004 तक उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से 2009 तक कनकवर्धन सिंह देव शहरी विकास और सार्वजनिक उद्यम मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ 2013 से लेकर 2016 तक कनकवर्धन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी की दूसरी डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा की बात करें तो वो पुरी की निमापारा सीट से विधायक हैं। इस बार 95,430 वोटों से चुनाव जीता है। प्रभाती परिदा पहली बार विधानसभा पहुंची हैं और उड़ीसा बीजेपी में महिला विंग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। प्रभाती परिदा उड़ीसा की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने वाली हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की है। राज्य की 147 सीटों में से भाजपा को 78 सीटें मिली हैं। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वो 24 साल 98 दिन तक सूबे के मुखिया रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आपको हम बताते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद अब जो टैक्स डिवोल्यूशन का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि टैक्स के पैसों को अब राज्यों को भी बांटा जा रहा है। तो किस राज्य को टैक्स के हिस्से से कितना पैसा मिला है? चौंकाने वाला नाम बिहार है। कितना मिला है बिहार को, वो भी समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही विजय पथ पर कदम रखा और तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली तो मोदी के तीसरे टर्म का कामकाज भी तेज हो गया। बीते दिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने से पिछले 10 साल से विकास की रफ्तार पर चल रही मोदी सरकार की गाड़ी ने एक बार फिर से एक्सीलेटर पर पांव रख लिया। कैबिनेट के गठन के बाद केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन यानी कि हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि डिवोल्यूशन अमाउंट की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त किस्त जारी करने का भी फैसला लिया गया। लेकिन सबसे पहले टैक्स डिवोल्यूशन होता क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं। टैक्स के जरिए केंद्र सरकार आम जनता से पैसे लेती है और इस टैक्स के पैसे को राज्यों के विकास कार्यों के लिए फिर बांटा जाता है। एक तय फॉर्मूले के तहत इस टैक्स के फंड को राज्यों के बीच बांटा जाता है। फिस्कल कैपेसिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, राज्य की जनसंख्या और राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार को कलेक्ट किए गए टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को देना होता है और ये 41% टैक्स कुल 14 किस्तों में वितरित की जाती है। केंद्र सरकार ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। अब इनमें से किस राज्य के हिस्से कितने पैसे जाएंगे वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,069 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं।
बिहार को 14,056 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश को 10,970 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो वहीं सबसे कम सिक्किम को 542 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भी सभी राज्यों में ये फंड बांटा गया है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार का है, क्योंकि बिहार को 14,056 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार से मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मोदी सरकार 3.0 बनते ही पूरे एक्शन में है। लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब टैक्स डिवोल्यूशन के तहत राज्यों को उनके हिस्से का पैसा दे दिया गया है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं हम रायबरेली, क्योंकि वहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए पहुंचे हुए थे अमेठी और रायबरेली की प्रचंड जीत के ऊपर। हालांकि खटाखट लाख रुपए देने की बात तो वो भी कह रहे थे, अलग बात है जनता ने विश्वास नहीं किया उनके दावों का। लेकिन आज रायबरेली में राहुल ने क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना बेटा सौंपने की बात कही थी, और जब चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि रायबरेली के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने कमोबेश राहुल और कांग्रेस पार्टी को 2024 के आम चुनावों में प्यार दिया है, गले लगाया है, तो फिर राहुल रायबरेली में आभार जताने को कैसे न जाते। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने पूरा गांधी परिवार मंगलवार को रायबरेली पहुंचा। हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भी जमकर बरसे। अयोध्या से लेकर अमेठी तक इंडिया गठबंधन की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार जताया। साथ ही ये कहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बाजुओं को और बुलंद कर दिया कि अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी वाराणसी में लाखों वोट से हार जाते। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाता। उत्तर प्रदेश में इस बार एक साथ चुनाव लड़ते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, तो वहीं उनके साथ लड़ते हुए कांग्रेस ने भी 6 सीटों को अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के हिस्से इस बार महज 33 सीटें ही आई हैं। बीजेपी जहां एक तरफ यूपी के नतीजों के बाद समीक्षा के मोड में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जोश से लबरेज दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी बहुत खुश हैं, जोश से लबरेज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इस बार उनको बहुत प्यार किया है। अमेठी और रायबरेली ने भी प्यार दिया है, लेकिन एक नेता है सियासत में जिसको हमेशा से सिर्फ प्यार ही मिलता आया है। नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्यार से लोग उनको मामा बुलाते हैं। मामा इस बार मोदी की कैबिनेट में बतौर कृषि मंत्री काम संभालने वाले हैं, कामकाज करने वाले हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि यहां से पहले नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से ही आते थे, वो पहले कृषि मंत्री थे, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। लेकिन असल में कहानी क्या है, क्यों शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, समीकरण है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए। देश में एक बार फिर नई सरकार का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं उनके साथ 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 36 को राज्य मंत्री और 5 सांसदों को स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मंत्रियों के विभागों के ऐलान भी कर दिए गए, जिसमें एमपी के मंत्रियों को बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें तो एमपी को बीमारू दर्जे से छुटकारा दिला चुके शिवराज सिंह चौहान अब संभालेंगे कृषि मंत्रालय। सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में खेती किसानी से जुड़े कई ऐसे बड़े और अहम काम किए जिनकी वजह से उन्हें ये अहम जिम्मा मिला है। शिवराज को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है, इसका इशारा प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके थे। दरअसल पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान लिखे एक पत्र में खेती किसानी में योगदान के लिए शिवराज सिंह चौहान की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के समय में मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट से निकलकर सबसे आगे खड़े राज्यों में आ गया। उनकी दूरदर्शी नीतियों से किसानों के जीवन में बड़े अहम बदलाव आए। मोदी के पत्र के मजमून को तभी इससे जोड़कर देखा जा रहा था कि राज्य के पूर्व सीएम को कैबिनेट में इसी तरह की भूमिका मिल सकती है। शिवराज को कृषि मंत्रालय मिलने के पीछे भी कई वजह हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश का सीएम रहते प्रदेश के किसानों के लिए बहुत कुछ किया, जिससे अनाज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश का नाम देश में रोशन हुआ। मध्य प्रदेश को 7 बार मिला कृषि कर्मठ अवार्ड। गेहूं की पैदावार में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उपज सरकारी एजेंसियों को भी पहुंचने लगी। प्याज की पैदावार में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। मक्का की पैदावार में कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए, जिससे किसानों को काफी फायदा भी हुआ। किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए। कृषि ऋण पर किसानों का ब्याज माफ किया। साल 2010 से 2011 में 13 लाख किसानों को ट्यूबवेल और बिजली कनेक्शन मिले। गेहूं खरीदी पर एमएसपी के अतिरिक्त बोनस दिया गया। भारत देश कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर को फिलहाल काफी चुनौतियों वाला विभाग माना जा रहा है। ऐसे में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान के सामने भी कई चुनौतियां होंगी। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती। एमपी का खेती मॉडल पूरे देश में लागू करना होगा। क्लाइमेट चेंज से देश का किसान परेशान है। शिवराज सिंह चौहान एक राज्य में तो अब तक किसानों से जुड़ी समस्याओं से पार पाते आए हैं। अब उन्हें देश के स्तर पर इन्हें ठीक करना होगा। देश भर के किसानों को शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की तरह ही कृषि के क्षेत्र में विस्तार, उत्पादक में नवाचार और संरक्षण की अपेक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय में जो बीजेपी सरकार है और किसान है, इन दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। किसान लगातार आंदोलन करते नजर आए हैं। लेकिन सियासत में शब्दों को सलीके से इस्तेमाल करके संबंध बनाना अगर किसी को सीखना हो तो शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक सफर पर ध्यान देना चाहिए। सियासत में एक और नाम है मध्य प्रदेश से निकला हुआ, जो आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि महाराज के सर अब ताज भी सज चुका है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी 3.0 में बतौर केंद्रीय मंत्री काम करने वाले हैं। इससे पहले भी थे, लेकिन इस बार की जीत बहुत अहम है। गुना से लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। किस तरीके से अब ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया पावर सेंटर बनकर उभर सकते हैं, इसको लेकर हमने एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट देखिए। सिंधिया राजघराने के महाराजा और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर चंबल अंचल की जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सिंधिया के दूसरी बार मंत्री बनने के बाद अब इलाके में विकास कराने की मांग तेजी से उठने लगी है। अपने पिछले कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में एयरपोर्ट बनाने का रिकॉर्ड कायम किया और महज 16 महीने में ग्वालियर का हवाई अड्डा बनकर प्रधानमंत्री की तारीफ भी बटोरी। टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। एयरपोर्ट बनाने में तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक शेजवलकर की भी भूमिका रही थी, लेकिन सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद काम ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने देश में नया रिकॉर्ड बना दिया। अब सिंधिया से ग्वालियर चंबल अंचल में विकास की उम्मीद तेजी से उठने लगी है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर भी सिंधिया से जल्दी विकास कराने की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि
हमारे सिंधिया जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश उस विकसित भारत का एक बड़ा हिस्सा होगा, ऐसी उम्मीद अपन कर सकते हैं। इस अंचल की जो समस्याएं हैं, सड़कों के बारे में, रोज़गार के बारे में, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसके लिए काम आने वाले समय में होगा। सिंधिया जी से पूरे ग्वालियर अंचल के लोगों को उम्मीद है कि सिंधिया जी की जो उम्मीद है लोगों की उस पर खरे उतरेंगे और ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में जिस प्रकार की समस्याएं, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसके लिए वो काम करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि केंद्र में सिंधिया की भूमिका बड़ी है और वो ग्वालियर चंबल अंचल से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में जो भी योजना अंचल के हिस्से आएगी उसका श्रेय सिंधिया को ही मिल सकता है। ज्योतिरादित्य कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पावर है उसमें बड़े रोल में इस रीजन में दिखेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो इन्फ्लुएंस है वो नरेंद्र सिंह तोमर के को भी नहीं झुटलाया जा सकता। इसलिए अभी भी स्थिति वैसी ही रहेगी, या ये कहा जा सकता है कि 2 पावर ऑफ सेंटर ग्वालियर चंबल संभाग में रहने वाले हैं। अब इकलौते ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास को लेकर क्या यहां पर एजेंडा स्थापित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। खबरें तो और भी हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, यही रुकना होगा इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही।